नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वो जो हम एक सीक्वेंस में चरक संहिता को करते हुए आ रहे थे और आज हमें नस्से के विषय में बात करनी थी। पर उससे पहले एक जो इस चैनल को देखते हैं और रुचि रखते हैं, उनमें एक वैद्य ब्लॉग से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं तंत्र युक्ति पर अलग से लेक्चर लूँ। तो आज मैंने सोचा कि पहले तंत्र युक्ति पे आपको बता दूंगी थोड़ा सा, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने ऐसी इच्छा की है वो उसका बड़ा स्वागत है। और दूसरी बात लेकिन ये भी कहना चाहूँगी कि तंत्र युक्ति एक ऐसा विषय है जिसको हम एक दिन में जो है, अगर हम 36 तंत्र युक्तियों पर विचार करने जाते हैं तो मुझे लगता है वो काफ़ी होच पोच हो जाएगा। तो आज हम उसको थोड़ा थोड़ा करके जब पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तंत्र युक्ति एक ऐसा विषय है जिसमें कि जो हमारे जो शास्त्र हैं उसमें बताया गया और उसका बहुत ही विशिष्ट प्रयोजन भी बताए गए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तंत्र युक्ति जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, तंत्र और युक्ति। ठीक है, तो जो तंत्र होता है, तंत्र जो शब्द है वो कई अर्थों में उसका प्रयोग किया जाता है। तंत्रम शास्त्रम, शास्त्र के लिए भी तंत्र का प्रयोग किया जाता है, और देखिए कि इस शरीर के लिए भी तंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ, वैसे भी हमारा जो ये आयुर्वेद शास्त्र है, ये जो तंत्र युक्ति सब्जेक्ट है, ये किसी एक विशेष शास्त्र का नहीं है, एक विशेष शास्त्र के लिए नहीं है, क्योंकि आचार्य चरक अब इसके विषय में आगे भी और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो है इसकी जो डेफिनेशन हम करते हैं कि तंत्र युक्ति की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो क्या है, इसका बेसिकली जो यूज़ क्या है, बेसिकली जो यूज़ है वो ये है कि हम किस तरह से अध्ययन करें, कैसे पढ़ें, है ना। लर्निंग एक तरीके से ये पढ़ने की या पढ़ाने की एक पूरी की पूरी मेथडोलॉजी है, टीचिंग की एक मेथडोलॉजी है। ठीक है ना। तो इसमें हमको जो तंत्र बताया गया है, तो तंत्र जो है वो शास्त्र कहा, तो क्या कहा है उसमें, त्रयते शरीरम अनेन इति तंत्रम शास्त्रम चिकित्सा च। सुश्रुत में भी ये वर्णन आया है उत्तर स्थान 65 में। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम शास्त्रम चिकित्सा च। इसका मतलब ये हुआ कि जो आचार्य डल्हन है वो ये कह रहे हैं कि ये जो तंत्र है, इसकी हेल्प से क्या होता है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, तंत्र की रक्षा कर सकते हैं, शरीर की रक्षा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ शास्त्र को समझ सकते हैं, और चिकित्सा में भी हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि जो विभिन्न प्रकार के अनुसंधान हैं उसमें भी हम तंत्र युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो आ गया कि तंत्र क्या है। तंत्रते शरीरे शीर्यते शरीरम अनेनिति तंत्रम त्रायते तंत्रते धार्यते शरीरम अनेनिति तंत्रम तंत्रते धार्यते शरीरम। इसमें क्या है कि ये अष्टांग हृदय में भी उत्तर तंत्र में आया, 40वें अध्याय में 78 नंबर श्लोक में। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये वो है जिससे कि हम शरीर की रक्षा करते हैं, धार्यते, शरीर का धारण करते हैं। तो तंत्र वो एक्चुअली वो विज्ञान है जो हमको ये बताता है कि किस प्रकार से हमें अपने शरीर की रक्षा करनी है और किस प्रकार से उसकी चिकित्सा करनी है। ये सब ज्ञान हमें कैसे मिलेगा, यदि हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उस शास्त्र के उसको एक तरह से एक्सप्लोर कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, तभी तो हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है युक्ति, है ना। तो एक तो
युक्ति जो हमने चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय में पढ़ी थी, युक्ति। युक्ति का अर्थ क्या होता है कि हम उसमें एक जो है बहुत सारे जो बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जान, तो बहुत सारे कारणों के योग से बुद्धि जिन भावों को देखती है, युक्ति त्रैकाला साज्ञेया, वो युक्ति 3 काल त्रैकालिक युक्ति है, जो मतलब त्रैकालिक यानी कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल, इन सब को जो जानने वाली होती है वो युक्ति होती है। त्रिवर्ग साध्यते या, जिससे धर्म अर्थ काम, ये त्रिवर्ग जो हैं हमारे शरीर के जो बताए गए हैं, ये आपको मालूम है, तो इनको साधने के लिए होती है। अब युक्ति यहाँ पर जो तंत्र युक्ति कही गई है, इसका मतलब ये है कि उसमें भी युक्तिस्तु योजना या तो युज्यते, यानी कि ये वो टेक्निक है एक तरीके से, जो एक योजनाबद्ध तरीके से किसी तंत्र को जिसके कारण समझा जाए, वो युक्ति है ना। योजनाबद्ध तरीके से किसी चीज़ को समझा जाए। अब आप देखते हैं, हम कोई भी अगर शास्त्र होता है, कोई भी हम पढ़ने की चीज़ होती है, अब किसी को ABCD सिखानी है मान लीजिए, उसको हम सीधा वाक्य बनाना नहीं सिखा सकते। और कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे पहले जब शुरुआत में बच्चे को सिखाया जाता है तो हम अ से शुरू करेंगे, अ आ ई, इस तरीके से शुरू करते हैं। फिर हम उन दोनों शब्दों को दो शब्द जोड़ जोड़ के शुरू करते हैं कि कल, बल, डल, इस तरह से हम उसको दो अक्षरों को मिलाकर फिर एक शब्द बनाना सिखाते हैं। फिर उसके आगे हम उसको मात्रा सिखाते हैं कि ये पहले आ की मात्रा सिखाते हैं जो सबसे सरल होती है, फिर ई सिखाते हैं, छोटी ई जिसको हम कहते हैं, फिर ई सिखाते हैं दीर्घ, है ना। तो एक लघु होती है, एक दीर्घ होती है। तो ये क्या है, ये योजनाबद्ध तरीके से ही हमें सिखानी पड़ेगी। हम अचानक से किसी को बोल देंगे कि भाई, बच्चे को ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि चलो लिखो वर्ड, वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि पहले उसको पता होना चाहिए कि W क्या है, O क्या है, R क्या है, D क्या है, और फिर इनको मिलाने से क्या बनता है। ये योजनाबद्ध तरीके से हमको हर एक चीज़ पढ़ानी पड़ती है। उसी तरह से हमें किसी भी तंत्र को समझने के लिए एक योजना की, युक्ति की आवश्यकता होती है। तो तंत्र युक्ति जो है वो उसके अंदर एक बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब तंत्र युक्ति के लाभ क्या क्या जो बताए गए हैं, है ना, जो चरक जो है उसके तो सिद्धि स्थान में ये बताया गया है, और सिद्धि स्थान में 12वें अध्याय के 46वें श्लोक में जो है वो यहाँ पर बताया गया है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक तो ये उसका पर्पज़ है कि क्या कारण है, इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है तंत्र युक्ति का। तो एक तो ये है शास्त्राभिगमः। अधिगमः क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि अगर कोई शास्त्र को ठीक तरह से उसका ग्रहण करता है तो वो रक्षा करता है, और यदि वो उसका ठीक से ग्रहण नहीं करता तो वो क्या करता है, प्रॉपर जो नॉलेज होती है, जो नॉलेज प्रॉपर नहीं होती है, तो अगर कोई हमारा कोई वैद्य है और उसको नॉलेज पूरी नहीं है तो वो क्या होगा उसके साथ में, वो उसको ठीक से जो पेशेंट है उसको ठीक नहीं कर पाएगा। तो शास्त्राधिगम का अर्थ होता है, पहली बात ये है कि शास्त्र को ठीक ढंग से पढ़ेंगे तभी वो जो उसका प्रयोजन है वो उसे पूरा कर पाएगा। दूसरा जो इसमें बताया गया वो था प्रबोधन। प्रबोधन जो है वो यानी कि प्रकृष्ट रूप से, और बोधन का अर्थ एक प्रकार से होता है जागना, है ना, बोधन कराना कि हम उसको जान पाएं, ठीक है ना, प्रकृष्ट रूप से उसका बोधन कराना। तो इसमें उन्होंने कैसे प्रबोधन कराना, जैसे वो कहते हैं अम्बुजनस्य अर्कः, अम्बुज वनस्य जो है अर्कः, यानी कि अगर कोई बहुत गहन जो वन है उसके अंदर जैसे एक सूर्य है वो प्रकाश का काम करता है, उसी तरीके से हमें ये शास्त्र है वो शास्त्र को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहना चाहता है,
तो वो एक प्रकार से हम बहुत ही गहरे अंधकार में हैं, है ना। और उस अंधकार में अगर कोई अर्का यानी सूर्य के समान ज्योति वाला जो टेक्निक है वो कहलाती है तंत्र युक्ति। वो मतलब तंत्र युक्ति का वो लाभ होता है। प्रकाशनम, ठीक है ना। प्रदीपो वेश्मनो, इसमें क्या होता है कि जो वही सेम बात है कि उस जगह को वो प्रकाशित करता है, ठीक है ना, जगह को प्रकाशित करता है। फिर क्या करता है, अनुक्तार्थ ज्ञानम, यानी कि जो अर्थ नहीं कहे गए हैं उसका भी हमको ज्ञान मिल जाए। सारी चीज़ों का ज्ञान में डायरेक्ट नहीं दिया गया है, कुछ हमको उसमें से इम्प्लाइड मीनिंग्स भी निकालने अगर आ जाते हैं तो वो काम करती है तंत्र युक्ति। और इसके बाद क्या है, आशु अन्य शास्त्र प्रबोधकम। यहाँ पर ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब चरक सिद्धि स्थान के 46वें और 47वें और 48वें श्लोक में आपको मिलेगा, जहाँ पर वो ये कहते हैं एकस्मिन् अपि यस्येह शास्त्रे लब्धास्पदा मतिः स शास्त्रम अन्यदपि आशु युक्तिज्ञत्वात् प्रबुध्यति। उन्होंने कहा कि अगर यदि एक शास्त्र को हम ठीक ढंग से पढ़ लेते हैं तो वही टेक्निक जो है वो हमें दूसरे शास्त्रों में काम में आ जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक मेथोडोलॉजी है, से एक पैराडाइम है, यानी कि किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किसी भी शास्त्र को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ये बताने वाला जो भाव है, जो टेक्निक है, वो तंत्र युक्ति कहलाती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर उन्होंने कहा आशु अन्य शास्त्र प्रबोधनम। अगर हमको तंत्र युक्ति का ज्ञान हो जाता है तो हम अगर कोई दूसरा शास्त्र भी पढ़ते हैं तो उसको भी हम आसानी से पढ़ लेते, क्योंकि अब हमें पढ़ने का तरीका आ गया, कैसे पढ़ें ये भी बताती है ये। फिर एक सुश्रुत ने बताया स्व वाक्य सिद्ध्यर्थम। यदि हम कहीं पर बैठे हैं, हम कहीं पर अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो हम अपनी जो स्टेटमेंट है, अपना जो हमारा वक्तव्य है, अपने वाक्य को अगर हमको सही प्रूव करना है तो हम अपने वाक्य के सपोर्ट में जब शास्त्र को उद्धृत करते हैं तो वो हम तभी कर सकते हैं यदि हमने शास्त्र को अच्छी तरह से समझा हो। तो अपने वाक्य की सिद्धि के लिए भी तंत्र युक्ति का प्रयोग होता है। और दूसरा है असद्वादी वाक्य प्रतिषेधनम, यानी कि एक तो सद्व हमारा वाक्य है उसको हमने बैक करना है, उसको हमने सपोर्ट करना है, वो वाक्य हम प्रयोग में लाते हैं, तो उस वाक्य को उसके लिए हमें तंत्र युक्ति की आवश्यकता होती है। तो एक तो तंत्र युक्ति की आवश्यकता यही है। अब दूसरी जो तंत्र युक्ति की आवश्यकता है वो क्या है, असद्वादी जो है वाक्य प्रतिषेधनम। अगर हमें कोई चीज़ सही नहीं लग रही है और हम उसको काटना चाहते हैं, यानी कि जो वाक्य सही नहीं है यदि हम उसको बताना चाहते हैं कि ये सही नहीं है, तो उसके लिए भी हमें जो है वो तंत्र युक्ति काम में आती है। तो इस प्रकार से तंत्र युक्ति के ये सारे लाभ होते हैं। अब हम जो है प्रॉपरली तंत्र युक्ति जो है 36 दी गई है ना। तो ये 36 जो तंत्र युक्ति हैं इनका वर्णन जो हमको चरक संहिता में मिलता है वो सिद्धि स्थान में मिलता है। और 41 नंबर श्लोक से लेकर 44 नंबर श्लोक तक उन्होंने इन जो ये तंत्र युक्ति हैं उनके नाम बताए हैं हमें। और उनको एक बार ऐसे ही पढ़ देती हूँ मैं, वैसे आप सब जानते ही हैं 36 तंत्र युक्तियाँ कौन सी हैं। तत्र अधिकरणम योगो हेत्वर्थो अर्थः पदस्य च प्रदेशो उद्देश निर्देश वाक्य दोषा प्रयोजनम उपदेश अपदेश अर्थापत्ति निर्णयः प्रसंगैकांत अनैकांतः सापवर्गो विपर्यः पूर्वपक्ष विधानम अनुमत व्याख्यान संशयः अतीत अनागत वेक्ष स्वसंज्ञा ऊह्य समुच्चयः निदर्शनम निवर्चनम सन्नियोगो विकल्पनम प्रत्युत्सारस्तथोद्धारः संभवस्तंत्र युक्तयः। इस तरह से ये जो 36 तंत्र युक्तियाँ हैं वो दी गई हैं।
तो पहला ही जो तंत्र युक्ति है वो क्या है? तत्र अधिकरणम। पहली तंत्र युक्ति क्या है? अधिकरणम। तो अधिकरण का अर्थ क्या है? जो चक्रपाणी इसमें पूरी की पूरी व्याख्या करके देते हैं हमें, वो कहते हैं कि यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते कर्ता। अब जब भी तंत्र युक्ति पढ़ें तो उसकी ये वन लाइन डेफिनेशन ज़रूर आप याद करें, इससे आपको बड़ी लीड मिलेगी। आपको अपने आप ही कुछ उदाहरण आपके मन में अपने आप भी आने लगेंगे, है ना। तो जैसे इसने कहा तत्र अधिकरणम, तत्र अधिकरणम नाम यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते कर्ता, यानी जिस अर्थ की प्रवृत्ति अर्थ के लिए कोई भी कर्ता प्रवृत्त होता है वो अधिकरण कहलाता है। ठीक है, यानी करण जो है हमारा, करण क्या होता है? हमारा साधन होता है, उसके अधिकार क्षेत्र को तय करना, वो अधिकरण है। जैसे उन्होंने कहा यथा विघ्न भूता यदा रोगः, क्योंकि यहाँ पर अधिकरण क्या था कि जब आयुर्वेद का अवतरण हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता होता है ना कि आयुर्वेद का अवतरण क्यों आयुर्वेद को ज़मीन पे लाना पड़ा। क्योंकि जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि जो रोग हैं वो विघ्नभूत, उन्होंने देखा कि ये रोग विघ्नभूत बन रहे हैं, ये ना तप करने दे रहे हैं, ना उपवास करने दे रहे हैं, ना अध्ययन करने दे रहे हैं। इन सबके कार्यों में जो एक रोड़ा अटक रहा है, वो क्या अटक रहा है? वो आ रहा है हमारा ये रोग। तो इसलिए उन्होंने कहा, इसीलिए तत्र अत्र रोगाधिकृतम अधिकृत्य आयुर्वेदो महर्षि, इसीलिए रोग आदि कम अधिकृत्य, यही रोग, क्योंकि किस कारण से कर्ता प्रवृत्त हुआ है, हम आयुर्वेद क्यों लेके आए। जो महर्षि थे उनको क्या आवश्यकता थी कि वो इस बात पे विचार करते कि ये स्वर्ग में या इंद्र के पास ये ज्ञान है। पहले उन्होंने ध्यान चक्षुओं से सोचा कि इंद्र के पास ये ज्ञान है और उसको ले जाना है। तो कारण क्या था? अधिकरण क्या था? ये क्या था? रोग थे। क्योंकि रोग जो है, उनकी जो तपस्या है, जो भी उपवास है, अध्ययन है, उन सबके अंदर रोग जो हैं वो बीच में बाधा बन रहे थे। तो इसीलिए रोगाधिकृत्यम आयुर्वेदो महर्षि इति रोगः इति अधिकरणम्। इसी तरह से हम कोई भी चैप्टर ले सकते हैं। जैसे हमने दीर्घं जीवितयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः, तो दीर्घं जीवितयम् अध्यायं क्या मतलब हुआ कि दीर्घ जीवन, अधिकृत्य अधिकरण क्या है उसमें? दीर्घ जीवन। क्योंकि इस अध्याय को क्यों लिखा गया? क्योंकि हम इसमें दीर्घ जीवन किस प्रकार से प्राप्त हो, ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो उसको अधिकार क्षेत्र में लेकर वो जो तंत्र युक्ति है वो कहलाती है अधिकरण। जैसे हम इसीलिए इन्होंने जब भी चैप्टर का जो नाम रखा वही ज़्यादातर पहले श्लोक का भी नाम रखा, क्योंकि वो अधिकरण पहले बता दिया। अपामार्ग तंडुल्यम अध्यायम व्याख्यासा। तो सबसे पहले अपामार्ग का प्रयोग जिस अध्याय में बताया जाएगा वो अपामार्ग तंडुल्यम अध्यायम व्याख्यास्यामा है। तो वहाँ पर उसके विषय में, उसके कर्म के विषय में, उसकी आइडेंटिफिकेशन के विषय में, ऐसे सब बातें वहाँ बताई जाएंगी। तो जो भी विषय का जो अधिकार है वो उसका अधिकरण कहलाता है। यानी कि कोई भी कर्ता किसी भी कार्य में किस कारण से प्रवृत्त हुआ है वो समझने का जो नाम है वो है हमारा अधिकरण। ठीक है, तत्र अधिकरणम योगो। अब योग जो होता है वो तो ऐसे होता है ना, योजना भी होता है। योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ना। तो चरक क्या कहते हैं? योगो मतलब चक्रपाणी क्या कहते हैं? योगो नाम योजना, व्यस्ता नाम पदा नाम एकीकरणम। व्यस्ता नाम पदा नाम एकीकरणम, योग जोड़ना। जो अलग अलग पद हैं उनको एक स्थान पर लाकर स्थिर कर देना, योगो। तो ये क्या है? इसके अंदर जो वो उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं? तद्यथा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि। ये क्या है? ये हमने जो
अनुमान है, दूसरों को अपनी जो बात है उसको सिद्ध करने के लिए जो पंच अवयव वाक्य हैं वो ये सब हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। अब हमने ये जो है क्या किया है, योग क्या किया है, ये अलग अलग पद हैं, ये अलग अलग पद हैं, अपनी अपनी जगह पर अलग अलग पद हैं, लेकिन इनको हमने व्यस्तानाम पदानाम एकीकरणम, हम इनको दूर से लेके सारे पदों को लेके एक साथ आ गए तो क्या होगा, यदि हम ये 5 को एक साथ लेके आए तो क्या लाभ हुआ, उसका लाभ ये हुआ कि जिस प्रकार से हम रिसर्च में भी देखते हैं कि एक प्रतिज्ञा होती है, लेकिन एक हाइपोथेसिस होता है, फिर उसके रीजनिंग बताई जाती है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर डिस्कशन किया जाता है, फिर कंक्लूजन किया जाता है लास्ट में। तो इसी तरीके से ये जो पंचअवयव वाक्य हैं, जो हमारे यहाँ पंचअवयव वाक्य के नाम से नहीं कहे गए हैं, तो उसमें क्या है कि ये जो हेतु, प्रतिज्ञा है ना, ये प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और फिर निगमन, इनको एक स्थान पर ले आने का अर्थ ये होता है कि योजनाबद्ध तरीके से हम किसी ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं। उनको व्यस्तानाम पदानाम एकीकरणम, अलग अलग जो थे उनको एक जगह पर लेके आए। तो उसमें उन्होंने उदाहरण भी दिया है, जैसे कि उन्होंने कहा कि अत्र प्रतिज्ञा मातृश्च अयम गर्भः, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई अब आपको एक उदाहरण देते हैं कि जैसे ये गर्भ जो है वो माता से आता है, माता से ही पैदा होता है, ये जो गर्भ है माता में ही पैदा होता है, माता से पैदा होता है। हेतु क्या है, मातरम अनंतरेण गर्भान अनुपपद्यते, कारण ये है कि माता के बिना गर्भ का जो आधार है वो कोई और नहीं है। गर्भ कहाँ रहेगा, माता के पास ही रहेगा। दृष्टान्तः कूटागार, उदाहरण क्या है, जैसे कि कूटागार, कूटागार होते एक स्टोर रूम के जैसा, तो वो स्टोर रूम में जैसे जो सामान होगा वो सारा वहीं रहेगा, उसी तरह से जो भी गर्भ से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब माता में है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो गर्भ है उसके लिए जो स्थान चाहिए, यूट्रस चाहिए ना, गर्भाशय चाहिए। अब ये गर्भाशय तो और किसी के पास है नहीं, माता के पास ही गर्भाशय है, एक स्त्री के पास ही गर्भाशय है ना, उसी में ही गर्भ को रहना है, तो गर्भ वहीं रहेगा ना। मातृश्च अयम गर्भः, गर्भ जो है वो माता से ही है ना, क्योंकि जैसे अब ये स्टोर रूम की तरह है। उपनयः यथा नाना द्रव्य समुदायात कूटागारस तथा गर्भ निर्वर्तनम, वो कहते हैं कि जैसे कोई भी स्टोर रूम होता है उसके अंदर बहुत सारे सामान होते हैं, नाना द्रव्यम ये जो बहुत सारे जो द्रव्य हैं, समुदायात, बहुत सारे द्रव्यों का के समुदाय से एक स्टोर रूम, कूटागार बनता है। इसी तरह से जो बहुत सारे भाव हैं उनसे माता के भीतर ही गर्भ का जो है निर्वर्तन होता है, क्योंकि माता में ही वो गर्भाशय है, ओवरी है, वहाँ से ओवम आएगा और फिर वो गर्भ में ही आएगा, गर्भाशय में आएगा, फिर तभी जाके मेटिंग होगी, है ना। तो जो इसलिए वो सारा सामान कहाँ पे है, वो गर्भ में ही है। तस्मात् मातृजाश्च अयम इत्येषा प्रतिज्ञा योगः, इसीलिए ये गर्भ जो है वो माता के से ही आता है, ये जो है प्रतिज्ञा योग हो गया। ठीक है, प्रतिज्ञा योग का मतलब क्या हुआ कि हमने व्यस्त जो अलग अलग पद थे उनको एक जगह पर लाकर एक जगह पर ले आए और उससे हमारी प्रतिज्ञा की सिद्धि हो गई, तो वो योग है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे एक लिटरेरी रिसर्च होती है, लिटरेरी रिसर्च में भी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उसमें से हम अपने जो हम जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं,
फिर जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर हम उसको क्या देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है ना। तभी तो हम उस लिटरेरी रिसर्च में से फिर जो हमारी स्टडी से बिल्कुल मैच करता है उसको लेकर आते हैं अपनी स्टडी में शामिल करने के लिए, ठीक है। तो वो भी योग है क्योंकि वो अलग अलग जगहों से आया हुआ है। इसी प्रकार का एक जो एक प्रयोग किया वो दृढ़बल ने किया है ना। तो शिलोंच न्याय जिसको बोला कि शिलोंच न्याय से, शिलापुत्रक न्याय एक होता है, एक शिलोंच न्याय होता है, उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ पर उसको लिया, ठीक है। उंच यानी वो जो बिखरा हुआ सारा जो चरक संहिता का जो बिखरा हुआ पार्ट था उसको लाकर एक जगह पर एकत्रित किया, ठीक है ना। और फिर जो बाकी ग्रंथ जो प्रेजेंट थे, बाकी ग्रंथ कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से भी लाकर जो है उन्होंने इसमें आके जोड़ी। और इस प्रक्रिया से, इस योग की प्रक्रिया से व्यस्ता नाम पदा नाम एकीकरणम, उन वो जो बिखरे हुए सब्जेक्ट्स थे उनको लाके एक जगह पे इकट्ठा किया, तब जाके जो दृढ़बल है वो इस चरक संहिता का परिपूर्ण कर पाए, उसका जो उसको पूर्ण कर पाए, उसको कंप्लीट कर पाए। उसका कारण क्या था कि वो जो योग किया उन्होंने व्यस्ता नाम पदा नाम एकीकरण, ठीक है, जो इधर उधर बिखरे हुए पद थे उनको जोड़ा और तब जाके एक योजना बनाई और उसी योजना से फिर इस तंत्र को वो, इस शास्त्र को, इस चरक संहिता को वो कंप्लीट कर पाए। तो ये जो है एक प्रकार से योग जो है और उसकी फिर व्यवस्था करना, ये सब जो चीज़ें हैं वो शास्त्र को समझने के लिए आवश्यक है। कि शास्त्र कैसे समझ में आएगा कि जो पद अलग अलग हैं उनके बीच में एक तारतम्य बिठाना, कि ये जो इसके बीच में कैसे ये किस अर्थ में, किस संदर्भ में, किस तरीके से कहे गए हैं, उनको लाके एक जगह पर पता चल जाना कि ये क्यों कहा गया है, तो उसको एक तरह से लॉजिकली अरेंज कर लेना। इस तंत्र युक्ति को योग तंत्र युक्ति के नाम से कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है हेत्वर्थ, हेत्वर्थो नाम है ना। अब आ गया है हेत्वर्थ। तो हेत्वर्थ क्या होता है कि एक जो उन्होंने कहा, यद अन्यत्र अभिहितम अन्यत्र उपपद्यते, जो एक जगह पर कहा गया है वो दूसरी जगह पर भी उसी प्रकार से जब लागू हो जाता है तो वो हेत्वर्थ कहलाता है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया, समान गुणाभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम, ऐसा सूत्र स्थान अध्याय 12 में आया, ठीक है, कि समान गुण अभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम, जो समान गुण का अभ्यास किया जाता है वो धातुओं की वृद्धि का कारण होता है। तो यहाँ पर ये जो समान और विशेष का जो प्रकरण है वो हर जगह पर बाद में जब शारीर स्थान आएगा तब भी वो उसमें यही वाली बात लगेगी, क्योंकि क्या है, ये एक सिद्धांत है कि वृद्धि में जो कारण होगा वो सामान्य होगा, और समान गुण का अगर अभ्यास करते हैं तो वो अपने ही समान गुण को पैदा करने वाला होगा, तो वो उसकी वृद्धि करने वाला होगा। तो अगर एक जगह पर सूत्र स्थान में ये दिया गया है तो उसी का प्रयोग जो है वो बाद में, चाहे शारीर स्थान हो, चाहे चिकित्सा स्थान हो, चाहे निदान स्थान हो, सब जगह पर ये वाला जो सिद्धांत है वो लागू होगा। तो एक जगह पे कहा हुआ जब दूसरी जगह पर भी उसी अर्थ में उसी तरह से प्रयोग में लाया जाता है तो उसको हेत्वर्थ तंत्र युक्ति कहते हैं। तो आज के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि तंत्र युक्ति को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।